हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी एस सर जी में 29 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में डीबी सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 6800 चयन सूची की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर निकल कर आ रही आप सभी के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। वहीं 6800 वाले डीबी में जाने को लेकर के इतना परेशान और उतावले क्यों, समझेंगे सभी कुछ विस्तार पूर्वक। और यूआर सीट्स पर ओबीसी की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी। वहीं यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को अवमानना नोटिस किस मामले को लेकर के किया गया है जारी। सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और टीजीटी पीजीटी तथा एलटी गैस शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो पूरा। शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे चयन आयोग में देरी से प्रतियोगी छात्र नाराज। वहीं टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ठप है भर्ती प्रक्रिया। खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन व सदस्य नहीं होने से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी भर्ती 2022 आवेदन लेने के बावजूद ठप है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद अभी तक नए चयन आयोग का गठन नहीं हो सका है। प्रतियोगियों ने जल्द नए चयन आयोग गठित करने के साथ पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए नया अधियाचन लिए जाने की मांग की है। 9 महीने बाद भी परीक्षा का पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसमें टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पद हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि यह पद रिक्त पदों के सापेक्ष कम है। विज्ञापन जुलाई 2022 में जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा अब तक नहीं कराई गई। वर्तमान में चयन बोर्ड में भर्ती के लिए जरूरी कोरम पूरा नहीं और नए गठित हो रहे आयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। विज्ञापन जारी होने के बाद 9 महीने के बीच अभी तक जो है मार्च में कई शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होने से पद रिक्त की संख्या बढ़ गई है और नए पदों को इस विज्ञापन में शामिल कर परीक्षा कराने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने शासन से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पुनः कराने की मांग की है और यह भी कहा है कि जीआईसी एलटी एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद जल्द निस्तारण कर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। वहीं यूपी पीएससी ने जारी किया है एई भर्ती प्राप्तांक और कट ऑफ। क्या है खबर, इसे भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 का प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर इसका लिंक जारी किया गया है। अभ्यर्थी इसे 28 अप्रैल से 5 मई तक देख सकते हैं। सहायक अभियंता भर्ती का परिणाम आयोग ने 1 दिसंबर को जारी किया था। इसमें 283 पदों के सापेक्ष 266 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। यह भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हुई थी। लिखित परीक्षा 29 मई 2022 को हुई थी और परिणाम 29 सितंबर को जारी किया गया था। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक कराए जाने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि प्राप्तांक और कट ऑफ देखने के लिए आयोग के लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी भरने के बाद उसे देख सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर बदल गया है, ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा, वो आयोग में आवेदन करके मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें, लगातार टीजीटी पीजीटी हो, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के हो, सभी को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सरकार और विभाग जो हैं इस मामले से जुड़ी हुई किसी भी कार्रवाई को अभी आगे बढ़ाते नजर नहीं आ रहे हैं और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है अपनी परीक्षाओं को लेकर के। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार करने वाले युवाओं को इस साल पूरा इंतजार करता है ही हो सकता है, क्योंकि आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या यूपी टीटी 2023 हो, इन सभी का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के द्वारा ही होगा। और अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में न आना कहीं ना लेट लतीफ़ी को प्रदर्शित करता है और ऐसे में यूपी टीटी 2023 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जो है एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और इसका सपना देखने वाले युवाओं को एक लंबा झटका लग सकता है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व प्रमुख सचिव न्याय को अवमानना नोटिस, 1 माह में आदेश के पालन का दिया है आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार एवं प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय
पी.के. श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट का आदेश 1 माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। आदेश का पालन न करने पर उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि 24 अक्टूबर 2016 को कोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1 माह में गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मनमाना पैनल बनाने वाले अधिकारियों से हुए भुगतान की वसूली करने को कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। अधिकारियों से वसूली कार्रवाई को रद्द कर दिया गया और प्रकरण के निर्णय के लिए हाईकोर्ट वापस कर दिया गया। याचिका का कहना है कि 2012 में गठित अधिवक्ता पैनल अभी भी कार्य कर रहा है। नया पैनल गठित नहीं किया जा सका और न ही गाइडलाइंस ही तैयार की गई। हालांकि कुछ को जोड़ा हुआ घटाया गया है। याचिका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को कोर्ट की तरफ से लगातार अवमानना नोटिस जारी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्रशासनिक ढांचा है उत्तर प्रदेश के, उसकी कार्यप्रणाली को जो है बैक साइड जो बैक ड्रा है वो खींच रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हितकर नहीं है जो इन मामलों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की लगातार कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, फिर भी कोई प्रशासनिक सुधार देखने को नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है, आप सभी लोगों ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार अवमानना के केसेस की सुनवाई होती रही है और अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा उस पर कोई भी एक्शन आगे नहीं बढ़ाया गया है, कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो इस तरीके की अवमानना याचिकाएं लगातार सुनी जाती रहेंगी और आधिकारिक कोर्ट में तलब होते रहेंगे, लेकिन इसका समाधान एक स्थायी ढूंढना पड़ेगा हमारी न्यायपालिका को ही। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ से। अगली आज की महत्वपूर्ण खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं जनरल की सीट पर मेरिट वाले ओबीसी कैंडिडेट को नियुक्ति करे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। क्या है खबर, समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है और वह जनरल कैटेगरी की सीट पर पाए आखिर स्टूडेंट से ज्यादा मेरिट रखता है तो उसे जनरल की सीट में एडजस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के ऐसे आवेदक को जनरल कैटेगरी में एडजस्ट किया जाए और उनकी सीट ओबीसी कैटेगरी के अन्य आवेदक के लिए इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का मेरिट जनरल कैटेगरी के लिए पात्र है तो उनकी नियुक्ति ओबीसी कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर यह फैसला दिया है और कहा है कि उनकी सीट जनरल की मानी जाएगी और उनकी सीट ओबीसी की कैटेगरी के अन्य आवेदक के लिए इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SR शाह की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया और यह फैसला दिया। BSNL में नौकरी के लिए 2 ओबीसी कैंडिडेट ने गुहार लगाई थी। उनके वकील राजीव धवन ने दलील दी थी कि उन्होंने जनरल के कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर पाए हैं और ऐसे में उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट पर एडजस्ट किया जाए। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी जनरल वर्ग के कैंडिडेट के बराबर अंक पाता है तो वो मेरिट जो है जनरल की सीट पे काउंट किया जाएगा, अपनी आरक्षित वर्ग की सीट पे काउंट नहीं किया जाएगा। और इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे की कोर्ट सुनवाई में एक नजीर के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के सिंगल बेंच के आर्डर को 13,156 वाले अभ्यर्थी जो सिंगल बेंच में थे उन्होंने डीबी में चैलेंज कर दिया है। याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है डीबी में और सुनवाई के लिए 2 मई की डेट लगा दी गई है। अब आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में जो भास्कर सिंह की टीम डीबी पहुंची है उनकी तरफ से अभी तो केवल ATRA मुद्दे को डिफेंड किया जा रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच ने ATRA मुद्दे को सिलेक्शन का पार्ट मान लिया है, जबकि अन्य ऐसे कई जजमेंट हैं जहां पर ATRA को एक केवल क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी एक ऐसा ही आदेश है। अब 2 तारीख की कोर्ट सुनवाई के लिए भास्कर एंड टीम की जो तैयारी वो इतनी पुख्ता तैयारी की जा रही कि ATRA मुद्दे की सुनवाई एक जो लगी हुई है डीबी में उसमें 1 से 2 सुनवाई में फाइनल डिसीजन निकल कर आ जाए और उनका कमिटमेंट ये है कि ATRA मुद्दे पर हम 100% जीत रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि हमारे फेवर में डीबी और SC के तमाम ऐसे आदेश हैं जो ATRA को केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम के रूप में देखता है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से तैयारी में लगी हुई है कोर्ट टीम, जो 13,156 वाली सिंगल बेंच को देख रही थी वही जो डीबी गई है अपने मैटर को लेकर के, वहां पे जो एविडेंट उपस्थित किए जा रहे हैं यानी सुनवाई के दौरान प्रेजेंट किए जाएंगे उनके बिहाफ पर क्या ATRA के जीत के साथ साथ 19,000 सीटों पर जो घोटाला साथियों के द्वारा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से किया गया है, क्या डीबी से 19,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए आदेश आएगा
या डीबी सिंगल बेंच के आर्डर को ही आगे प्रोसीड करेगी, ये सारी चीज़ें 2 मई की होने वाली कोर्ट सुनवाई के बाद सब कुछ स्पष्ट होता नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर पहली सुनवाई के दिन ही आप सभी को काफ़ी कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा और क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट नजर आने लगेगी। हालांकि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी 2 मई की कोर्ट सुनवाई के लिए बड़ी तैयारी पूरी की गई है और वो कह रहे हैं कि एटीआरई तो हम सिलेक्शन का पार्ट ही है और टीटी भी सिलेक्शन का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से टीटी में छूट दी जाती है अंक की, तो वो किस बिहाफ पर दी जाती है इसके लिए भी उन लोगों ने तैयारी कर रखी है। अब एक धमाकेदार बहस आप सभी को 2 मई को कोर्ट की डीबी में देखने को मिलेगी और वहाँ से एक जो फाइनल पॉइंट निकल कर आएगा वो एक पूरी तरीके से इंगित करेगा कि एटीआरए पर आरक्षित वर्ग को जीत मिल रही है या जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को जीत मिल रही है। हालांकि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से मोस्ट डिजिग्नेटेड जो सीनियर एडवोकेट है उनको हायर किया गया है और अभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से अपने जो मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं उनके पैनल को मतलब डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये उनकी एक रणनीतिक तैयारी है और जिस तरीके से कमिटमेंट है भास्कर सिंह भाई लोगों का, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 सुनवाइयों के अंतर्गत एटीआरई जीत के साथ साथ टीटी भी लेकर के हम आ रहे हैं और 19,000 सीटों पर जो घोटाला हुआ है उस पर सरकार को नियुक्ति देने का आदेश भी डीबी से हम निर्गत करा रहे हैं। अब देखना है उनकी बातों में कितना दम है, क्या वास्तव में डीबी से 19,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए आदेश आएगा या केवल एटीआरई पर ही जीत करके आगे की लड़ाई के लिए और लड़ने की तैयारी करेंगे। हालांकि सारी चीज़ें कोर्ट में है और कोर्ट में इतना लंबा प्रोसेस कहना आसान होता है, होता कुछ भी वास्तव में इतना आसान नहीं है। एक लंबी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। हालांकि जीत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग प्रक्रिया पूरी की और ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी की, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं 6800 की नियुक्ति के बाहर, 6800 की नियुक्ति कोर्ट के बाहर, फैसला कल। क्या है खबर जानते हैं विस्तार से। साथियों आप सभी लोग जानते हैं इस स्तंभ में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी जो हैं वो इतना मचमच मचा रखे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बनते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब लगातार साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर के माध्यम से ही किसी तरीके से सरकार अगर कोई समायोजन पॉलिसी या किसी बिहाफ पर हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए अपनी नियुक्ति दे दे, तो हम उस रास्ते पे चल के अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि कोर्ट की लड़ाई सभी लोग जानते हैं एक लंबी लड़ाई होती है। लेकिन पिछले तीन दिनों से मैं ये लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, इतनी दुकानें खुल गई हैं याची बनाने के लिए 6800 छात्रों को और उनको लूटने के लिए कि कोई कह रहा है हमारे साथ जुड़िए, कोई कह रहा है हमारे साथ जुड़िए, कोई कह रहा है हमने हिसाब फाइनल किया है, कोई कह रहा है हमने ये तीर मारा है। अगर साथियों सीधी सी बात ये है, अगर आप सभी अगवाकारों ने सिंगल बेंच में तीर मारा ही होता तो 6800 लिस्ट निरस्त क्यों होती। तो सभी 6800 भाई बहन अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, 2 दिन है, मंडे तक आप सभी लोग बिल्कुल वो प्रयास करें जो लगातार विजय भाई रंजीत भाई के द्वारा किया जा रहा है और कोर्ट के बाहर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो उनकी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट या सहयोग नहीं कर सकते हैं तो थोड़े दिन शांत बैठे रहें और ये मचमच ना बनाएं कि हमको उसी याचिका में जुड़ना है, हमें उतने देने हैं उनको या वो चीज़ें। ये सारी चीज़ें सोमवार को डिसाइड हो जाएंगी और इको गार्डन में बैठकर एक सभी लोगों की एक बड़ी मीटिंग बैठकर उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि 6800 अगर डीबी में लेकर के चला जाए तो किस बिहाफ पे लेकर चला जाए, कौन सी टीम या कौन इसका अगवाकार होगा, किस तरीके से ज्वाइंट अकाउंट खुलेंगे, सारी चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो कोर्ट के बाहर नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसपे विजय भाई की तरफ से कहा गया है कि संडे तक इसमें फाइनल डिसीजन निकल कर आ जाएगा कि क्या 6800 की नियुक्ति पर बाहर के रास्ते से सारी संभावनाएं खत्म है। अगर सारी संभावनाएं खत्म होंगी तब तो डीबी जाना ही एक ऑप्शन आपके पास होगा। तो आप सभी लोग डीबी तब भी जाएं, एकजुट होकर जाएं और संगठित होकर के जाएं। जिस तरीके से बिखरे हुए हैं ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप केवल अपने पैसे और समय की बर्बादी करेंगे, हासिल आपको कुछ नहीं होगा। संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी आपकी जीत निश्चित हो सकती है। और आपको बता दें, अगर आप सभी को डीबी जाने की नौबत आती ही है तो उन सभी याचिकाओं में ना जुड़ें, जैसे भास्कर सिंह आदर्श वगैरह की जो वो याचिकाएं हैं, क्योंकि वो अपना मुद्दा लड़ रहे हैं। तुम लोग अपनी एक अलग टीम बना करके जो भी उसमें योग्य ईमानदार तुम लोग साथी लगे अपने, उनके साथ जा करके अपनी अलग से याचिका डालें और उस पर कोर्ट में आगे मैटर प्रोसीड कराएं, क्योंकि वो लोग अलग मुद्दे पे लड़ रहे हैं
और तुम लोग अलग मुद्दे पे लड़ रहे हो, तुम लोग अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रहे हो। तो ऐसे में 6800 चयनित साथियों को सिर्फ 2 दिन और इंतजार करना है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंतिम अगर एक ही रास्ता बचता है डीबी जाने का तो डीबी तो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मचमच और र्यूमर फैला रखा है साथियों ने, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। सभी आरक्षित वर्ग के जो 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी सभी भविष्य के शिक्षक हैं, समझदार हैं, सोच विचार का फैसला लें, संगठित और एकता बनाए रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ें, जिससे आपको डीबी से भी जीत मिले। वरना जिस तरीके से सिंगल बेंच से मुंह की खाएं, उसे डीबी से भी मुंह की खानी पड़ सकती है। तो 6800 वाले डीबी में जाने को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, एकजुट रहें, एक टीम बनाएं और उसी के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ें और 6800 लोग ही एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। हालांकि अभी आपको बता दें, जिस तरीके से कोर्ट के बाहर रास्ते तलाशने की प्रयास किया जा रहा है साथियों के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं आंशिक सफलता उनको नजर आ रही है। और जो हिंट निकल कर आ रहा है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि आप सभी लोगों ने जो बाहर के रास्ते से नियुक्ति के लिए ऑप्शन सुझाए थे, उन पे बेसिक शिक्षा विभाग ने विचार कर लिया है और फाइनली डिसीजन आपको 2 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा कि 6800 की नियुक्ति के लिए किस मैटर को लेकर के विभाग आगे प्रोसीड हो रहा है। और बाकी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप सभी लोग स्वतंत्र हैं और कहीं भी आप अपने केस को लेकर के जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं आपको याची नहीं बना रहा हूं, केवल एक सहारा और सजेशन देने का प्रयास कर रहा हूं, जो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आगे भविष्य में आप सभी लोगों की समझ में मेरी बातें आएंगी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेटें जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य ना सही होने के कारण लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जुड़े रहेंगे और जो सही और सटीक फैसला होगा आप सभी का, उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। संगठित रहें, संघर्ष जारी रखें, जीत आपको जरूर मिलेगी।